बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ लिपिड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिपिड्स की जो डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, लिपिड स्टोरेज डिजीज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है आपके पास नीमेनपेक्स डिजीज़। ठीक है, इसके अंदर आपने याद रखना है स्फिंजियोमाइलिनेज एंजाइम होता है जो डेफिशिएंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो स्टोरेज कंपाउंड होता है जो स्टोर हो रहा होता है वो आपने याद रखना है स्फिंजियोमाइलिन है। ठीक है, इसकी एक्सेस हो जाएगी जिसकी वजह से इनलार्जमेंट ऑफ लिवर होगी और स्प्लीन और मेंटल रिटार्डेशन होगी। उसके बाद आ जाते हैं आप फर्बस डिजीज़ पे। इसमें आपने याद रखना है सेरामाइडेज जो एंजाइम है वो डेफिशिएंट हो जाता है और सेरामाइड जो है वो उनकी अमाउंट जो है वो बढ़ती जाती है। और जो सिम्टम्स हैं इसमें आपके पास डिफॉर्म जॉइंट्स हो जाएंगे, मतलब पेनफुल, और जॉइंट्स में जो है वो पेन होगी और डिफॉर्म हो जाएंगे। गाउचर्स डिजीज़ आपने याद रखना है बीटा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है जिसकी वजह से ग्लूकोसेरिब्रोसाइड्स जो होते हैं वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और इनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन होती है। ठीक है, और मेंटल रिटार्डेशन होती है। उसके बाद है क्रेबिस डिजीज़। इसमें हमने याद रखना है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होता है। ऊपर गाउचर्स डिजीज़ में था बीटा ग्लूकोसाइडेज, इसमें ग्लैक्टोसाइडेज होगा और ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड्स जो हैं वो अकोमुलेट होंगे, उसमें ग्लूकोसेरिब्रोसाइड्स थे। अब इसमें जो है वो माइलिन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी और स्प्लीन की इन्लार्जमेंट हो जाएगी और मेंटल रिटार्डेशन होगी। टेसस डिजीज़ आपने याद रखनी कि इसमें हेक्सोअमाइनाडेज एंजाइम जो होता है वो मिसिंग होता है और गैंग्लियोसाइडोसिस होती है। इसमें GM2 जो होता है गैंग्लियोसाइड वो स्टोर हो रहा होता है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस होती है और मेंटली रिटार्डेशन होती है और डेथ हो जाती है 2 से 3 साल के अंदर। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें एक मिसिंग है, चेरी रेड स्पॉट की फॉर्मेशन भी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसमें मिसिंग है, ये आपने नोट कर लेना है। फेब्रिज डिजीज़ है, इसमें आपने याद रखना है अल्फ़ा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा और जो स्टोरेज कंपाउंड जो ज़्यादा स्टोर होगा वो सेरामाइड होगा, ट्राईहेक्सोसाइड है। और इसकी सिम्टम्स में रिनल फेलियर आएगा, स्किन क्रैश आएगा, रैश आएगा और पेन होगी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। अब हम देखते हैं आपके बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स के दरमियान डिफरेंसेस को। सबसे पहले आपने याद रखना है बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स के दरमियान जो बाइल एसिड्स कौन से होते हैं 24 कार्बन ये भी हैं और बाइल सॉल्ट्स भी 24 कार्बन होते हैं। एम्फीपैथिक हैं दोनों। एम्फीपैथिक से क्या मुराद है कि इनके अंदर हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोफिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होंगे और इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे दोनों जो हैं वो एक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो आपके बाइल एसिड्स हैं इसके अंदर एडिशन ऑफ OH ग्रुप होती है कार्बन नंबर 7 पे, और जो बाइल सॉल्ट्स हैं इसके अंदर कॉन्जुगेशन होती है। ये जो है वो कॉन्जुगेशन ऑफ बाइल एसिड्स विद ग्लाइसिन या टॉरिन अमाइनो एसिड्स के मिलने से जो बाइल सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है, और आप इसमें देखें कि रिमूवल ऑफ डबल बॉन्ड इन रिंग बी, जो आपके बाइल एसिड्स हैं इसमें रिमूवल ऑफ डबल बॉन्ड जो होता है रिंग बी के अंदर होता है, और जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल की सिक्रीशन या एक्सक्रीशन के लिए यूज़ होते हैं। अब एग्जांपल्स आ जाती हैं बाइल एसिड में आपके पास कॉलिक एसिड और चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड होता है, और जो बाइल सॉल्ट्स हैं इनके अंदर ग्लाइकोकोलिक एसिड हो सकता है और ग्लाइकोचीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। बस आपने ग्लाइको का इजाफा कर देना बाइल सॉल्ट्स के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं लाइपोप्रोटीन्स की तरफ। लाइपोप्रोटीन्स आपने याद रखनी है, ये ज़रा थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ। LDL है, HDL, VLDL है, LDL है और काइलोमाइक्रॉन्स हैं। तो आपके पास जो HDL है इसके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, और लो टैग्स होंगे, मतलब ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू कम होगी, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, और इसने टिश्यू से लिवर के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल को लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद आता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के अंदर हाई ट्राइग्लिसराइड है और लो कोलेस्ट्रॉल लेवल है। ठीक है, और इसमें भी आपने याद रखना है कि जो टैग्स हैं ये टैग्स को जो है वो डिलीवर करते हैं पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर। उसके बाद आते हैं VLDL। VLDL आपने याद रखना है कि इनका रोल जो है LDL का रोल है। LDL जो है इन्होंने लो टैग्स की फॉर्मेशन करवानी है, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, और इन्होंने कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यूज़ से लेके जाना है और उसके बाद बैक टू लिवर लेके जाना है। काइलोमाइक्रॉन्स जो हैं हाईएस्ट टैग्स होते हैं और लो कोलेस्ट्रॉल है, और इन्होंने भी टैग को जो है वो पेरिफेरल टिश्यूज़ में लेके जाना है। तो आपको यहाँ से पता लगा कि हाई टैग्स जो है वो काइलोमाइक्रॉन के अंदर होते हैं और हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो HDL के अंदर है। अब यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। इसमें आपने डेंसिटी का आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है आपके पास HDL की है और सबसे कम डेंसिटी जो है वो काइलोमाइक्रॉन्स की है, और फॉस्फोलिपिड्स सबसे कम जो है वो काइलोमाइक्रॉन्स के हैं और HDL के सबसे ज़्यादा फॉस्फोलिपिड्स हैं। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है,
और ये और आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस कोलेस्ट्रॉल का याद रखिएगा। काइलोमाइक्रॉन्स में भी कोलेस्ट्रॉल सबसे कम होता है और एचडीएल में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ये आपके पास दी हुई डेंसिटी और साइज़, ठीक है। सबसे कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं आपके पास जिनके अंदर सबसे कम डेंसिटी होती है वो आपके पास काइलोमाइक्रॉन्स है और सबसे बड़ा साइज़ होता है। जबकि एच है जिसके अंदर आपके पास हाई डेंसिटी है और इसके अंदर जो है वो साइज़ बहुत स्मॉल होता है, ये आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी के कुछ इवेंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहिए रेंसिडिटी होती क्या है। ये जो है वो फूड जब कंजप्शन के लिए जो है वो यूज़फुल नहीं रहता कि आप उसको यूज़ ना कर सकें और उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है कि उसकी परऑक्सीडेशन हो जाती है, फूड की लिपिड परऑक्सीडेशन हो जाती है फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन की वजह से। फ्री रेडिकल्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये वैलेंसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इवेंट्स। इवेंट्स में सबसे पहला इनिशिएशन। इसमें क्या होता है कि जो आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसने जो है वो OH के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है। और इसने जो है वो आपके पास R एलिमिनेट हो जाएगा और वाटर जो है वो अलहदा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे प्रोसेस में क्या होगा कि परऑक्सी रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। जो R आपके पास फ्री रेडिकल रह गया था इसने 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके परऑक्सी रेडिकल बना देना है। तीसरे प्रोसेस में क्या होगा, रेडिकल चेन रिएक्शन होगा जिसमें आपके जो परऑक्सी रेडिकल है ये आपके पास एक और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और उससे H जो है हाइड्रोजन उसको ले लेगा और जो है वो क्या बना देगा आपके पास ROH बना देगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो R1 जो है मतलब कि जो है दूसरा हमने लिया था रेडिकल वो भी फ्री रह जाएगा। उसके बाद आपने याद रखना ROH जो है वो आपके मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और इसने RO की फॉर्मेशन करवानी है और OH अलहदा करवा देना है और आयरन अलहदा करवा देनी है, ठीक है। उसके बाद रेडिकल क्लीवेज रिएक्शन होगा जिसके अंदर RO जो परऑक्सी रेडिकल है 2 मिलेंगे और ROR बना देगा और साथ O2 एलिमिनेट करवा देगा। तो ये आपकी प्रोसेस हैं, ये आपने याद रखना है। ये इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके इनिशिएशन से लेकर टर्मिनेशन और प्रोपगेशन जो है ये आपने याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है रेंसिडिटी के। उसके अलावा आपने याद रखना है कि रेंसिडिटी को मेजर करने के लिए 2 होते हैं मेथड्स, एक होता है पेरोक्साइड वैल्यू और एक होती है एनसीडीन वैल्यू। पेरोक्साइड वैल्यू प्राइमरी ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स के लिए हैं और जो सेकेंडरी ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स के लिए हैं वो आपके पास है एनसीडीन वैल्यू। उसके अलावा जो ये रेंसिडिटी होती है इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे आपकी एथियोस्क्लेरोसिस वगैरह हो जाती है, एजिंग हो जाती है, कैंसर वगैरह जैसी डिजीज़ कॉज होती हैं। उसके अलावा आपने याद रखना वाइटामिन की कमी हो जाती है इसमें। ये भी प्रोसेस है जो आपको इस डायग्राम में शो किया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ तक जो है हमने सारा देख लिया था। इसमें आपने याद रखना है कि जो H के साथ जब वो कंबाइन करेगा दूसरे POFA जो आपका दूसरा आ रहा है उसके साथ जब वो कंबाइन करेगा तो हाइड्रो पेरोक्साइड बना देगा। हाइड्रो पेरोक्साइड के बाद वो अरेंज होंगे और एंडो पेरोक्साइड बनाएंगे, उसके बाद मेलानाल्डिहाइड बनाएंगे। मेलानाल्डिहाइड जो है वो कंपाउंड होता है जिससे आप लिपिड परऑक्सीडेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं और ये उन फैटी एसिड में होगा जिनके अंदर 2 से 3 से 4 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, 3 से ज़्यादा होने चाहिए डबल बॉन्ड्स। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी की प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, वैक्यूम पैकेजिंग करें, इनर्ट गैसेस वगैरह का इस्तेमाल करें पैकेजिंग के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, रेफ्रिजरेशन करें और स्टोर करें डार्क प्लेस के अंदर। एंटीऑक्सीडेंट्स आपने याद रखने वो होते हैं जो लिपिड परऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में आपके पास 2 आ जाते हैं, चेन ब्रेकिंग होते हैं और प्रिवेंटिव एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जो प्रिवेंटिव एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसके अंदर आपके पास सुपर ऑक्साइड्स आ जाते हैं, उसके अलावा कैटलेज आ जाता है। और जो आपके पास चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें कैटलेज आ जाते हैं, विटामिन ई आ जाते हैं एक्सेट्रा। उसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट्स ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें आपके पास आ जाते हैं कैटलेज वगैरह आ जाते हैं, BHA आ जाता है, BHT वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और जो नेचुरल अकरिंग है वो विटामिन ई और विटामिन सी वगैरह आ जाते हैं और बीटा कैरोटीन आ जाते हैं। अब हम देखते हैं इकोसानॉइड्स की प्रॉपर्टीज़। इकोसानॉइड्स आपके पास 2 साइकिल जो है फॉलो करते हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेज और लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे फॉलो करके। साइको ऑक्सीजनेज से जो है आपके पास प्रोस्टेनॉइड्स बनते हैं जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन बनेंगे और लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे फॉलो करके न्यूकोट्राइंस बनेंगे और लाइपोक्सिन्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को देख लेते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स फॉस्फोलिपिड्स पे फॉस्फोलाइपेज A2 की प्रेजेंस में एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टीरॉइड्स जो हैं वो इसको इनहिबिट करेंगे अगर एरिकडोनिक एसिड की फॉर्मेशन को, और जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की फॉर्मेशन रुक सकती है।
फॉस्फोलाइपेज A2 जो है वो इसको इन्हांस करेगा, इस प्रोसेस को एरिडोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद वो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे फॉलो करेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन्स की फॉर्मेशन करवाएगा। अब प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन एरिडोनिक एसिड से जो इनहिबिट होती है एस्पिरिन वगैरह की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स होती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, प्रोस्टाग्लैंडिन E, A, D और F होती है। और प्राइमरी प्रोस्टाग्लैंडिन में आपके पास A2 आ जाता है, D2 आ जाता है, F2 अल्फा आ जाता है और E2 आ जाते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। उसके अलावा सिमिलरिटीज़ आपको पता होनी चाहिए डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन में। एक तो ये कि 13 और 14 के दरमियान कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड होगा और 20 कार्बन कंटेनिंग है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि 15 कार्बन पे OH ग्रुप आएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम डिफरेंट जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए थ्रोम्बोक्सेन की और प्रोस्टासाइक्लिन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑपोजिट एक दूसरे की। प्रोस्टासाइक्लिन्स और थ्रोम्बोक्सिन जो है वो इन दोनों की प्रॉपर्टी कैसे हैं कि थ्रोम्बोक्सिन ने जो ब्लड क्लॉटिंग करवानी है और इसने वेजो कंस्ट्रिक्शन में रोल प्ले करना है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करना है, जबकि प्रोस्टासाइक्लिन ने प्लेटलेट एग्रीगेशन को जो है वो इनहिबिट करना है और इसने जो है वेजो डायलेशन करवानी है, ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करना है। इसके अलावा आपके पास F2 अल्फा है, इसका भी वेजो कंस्ट्रिक्शन में रोल है, इसने यूट्राइन मसल की कंट्रैक्शन करवानी है, जबकि E2 का इसका उल्ट रोल है, इसने जो है वो इंड्यूस करना है लेबर को और इसने स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवानी है, वेजो डायलेशन करवानी है। अब आते हैं ल्यूकोट्राइंस की। ल्यूकोट्राइंस जो है ल्यूकोसाइट्स वगैरह की फॉर्मेशन कीमोटैक्सिस में रोल है, ठीक है। उसके अलावा C4, D4 और E4 इनका जो है वो आपने याद रखना है एस्थमा के पेशेंट को ट्रीटमेंट में और एनाफिलैक्सिस वगैरह में इसका रोल होता है, ठीक है। ओके, अब B4 का रोल है कीमोटैक्सिस में और ल्यूकोसाइट्स में रोल है। अब हम आए थे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की समरी पे। समरी आपने याद रखनी कि इन्होंने BP को लो करना है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करना है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मस्कुलेचर की जो है स्टिमुलेशन करवानी है, इन्होंने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवानी है जिसकी वजह से अस्थमा की ट्रीटमेंट करवानी है। उसके अलावा यूट्राइन मसल की कंट्रैक्शन करवानी है, लेबर पेन स्टार्ट करवानी है। उसके अलावा रीनल एक्शन होता है इनका। उसके अलावा अपने याद रखना लाइपोलाइसिस को डिक्रीज़ करते हैं, ये सारे आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। अब हम आते हैं फंक्शंस आपके जो हमने देख लिए, ये सारे वही फंक्शंस जो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन की लिमिटेशन आपने याद रखनी है, एक तो इनका शॉर्ट ड्यूरेशन है, थोड़े से टाइम के लिए जो है वो एक्ट करते हैं। उसके अलावा इनकी टिश्यू स्पेसिफिटी लैक करते हैं, मतलब कि इनका स्पेसिफिक साइट पे एक्ट नहीं करते। अगर एक को ये इनहिबिट कर रहे हैं तो दूसरे को स्टिमुलेट कर रहे होंगे, मतलब एक चीज़ को अगर ये रिड्यूस कर रहे हैं तो दूसरी को इन्हांस कर रहे होंगे, मतलब कहीं जो है डिजीज़ को स्टॉप कर रहे हैं तो दूसरी जगह डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ल्यूकोट्रांस की तरफ। ल्यूकोट्रांस जो अरिक्डोनेट से जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन से जो है हाइड्रोपरऑक्सी इकोसा टेट्राइनोइड से जो है वो फॉर्मेशन करवाते हैं लाइपोक्सिजनेस सिस्टम फॉलो करके। अब ये HPETE की जो है वो 3 टाइप्स हैं, 5 HPETE और 12 HPTE और 15 HPTE, ये जो है इनकी अकरेंस की साइड्स भी लिखी हुई हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो COX-1 की वजह से फॉर्म होता है और इसने एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स ने इसको बनाना है, ठीक है, और इसने जो है प्लेटलेट की एग्रीगेशन करवानी है और थ्रोम्बस की फॉर्मेशन करवानी है। जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जिसको आप प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं, इसने COX-X2 की फॉर्मेशन से होता है, ठीक है, और इसने एंडोथेलियल सेल्स के अंदर फॉर्म होना है और इसने प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करना है, ठीक है। अब एस्पिरिन का रोल ये होता है कि ये दोनों को इनहिबिट करता है, COX-1 और COX-2 को, लेकिन जो COX-2 है उसका न्यूक्लियस होता है, इस वजह से जो है ये दोबारा रीजनरेट हो जाता है और ये जो COX-1 है ये दोबारा रीजनरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से COX-2 का रोल जो है वो ज़्यादा हो जाता है और ये जो है प्लेटलेट की फॉर्मेशन को कम करता है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, ठीक है। अगर कोई इंजरी हो जाती है तब जो है COX-1 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके अलावा आपने याद रखना है ओमेगा 3 ओमेगा 6 के फैटी एसिड के दरमियान डिफरेंसेस। सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ बॉन्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड के अंदर थर्ड कार्बन पे होते हैं और ओमेगा 6 पे 6 कार्बन पे होते हैं। उसके अलावा आपने याद रखना है इनका दूसरा नाम N3 उसको कहते हैं, N6 उसको कहते हैं। एग्जांपल सोयाबीन, कॉर्न, सनफ्लावर ऑयल ओमेगा 3 में, ओमेगा 6 में आपने याद रखनी है लिनोलेनिक एसिड है, एरिडोनिक एसिड वगैरह आ जाते हैं आपके पास। अब आते हैं सोर्सेज, फिश लिवर ऑयल वगैरह आ जाते हैं उसमें और उसमें सोयाबीन वगैरह नेचुरल थिंग्स आ जाती हैं। रोल आपने याद रखने हैं कि जो आपका ओमेगा 3 है इसका ब्रेन रीन्यूएज मतलब में इसका रोल है, ठीक है, इन्फेंट्स की डेवलपमेंट में इसका रोल है और इसने इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखना है। उसके अलावा जो ओमेगा 6 है इसका ये हमारे रेगुलेट करते हैं जीन्स को और क्लॉटिंग को प्रमोट करता है। बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स आपने याद रखने हैं कि ओमेगा 3 का जो है ये हार्ट डिजीज़ को कम करता है और जो ओमेगा 6 है इसने रिमोटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में रोल प्ले करना है। अब जो इनका रोल है लाइपोप्रोटीन्स पर, ओमेगा 3 ने जो है HDL को ज़्यादा करना है और LDL को कम करना है और जो ओमेगा 6 ने इसने HDL और LDL दोनों को कम करना है।
उसके अलावा आपने याद रखना है ओमेगा 3 का रोल। ओमेगा 3 ने जो है इन्फ्लेमेशन में रोल है, इसने इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करना है। ओमेगा 6 ने जो है वो रिड्यूस करना है इन्फ्लेमेशन को। बस ये आपकी डिफरेंस कंप्लीट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट ट्रांस फैटी एसिड्स जो हैं वो एलडीएल को कम करते हैं, एलडीएल को ज़्यादा करते हैं, एचडीएल को कम करते हैं, इसलिए इनका बैड इफेक्ट होता है और ये हार्ट डिजीज़ को ज़्यादा करते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है एलडीएल को ज़्यादा करते हैं और लिटिल इफेक्ट ऑन एचडीएल, जिसकी वजह से भी हार्ट डिजीज़ का ज़्यादा करते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एलडीएल को कम करते हैं और एचडीएल को मेंटेन रखते हैं, ज़्यादा करते हैं। इंसिडेंट इनका क्या है, ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है एलडीएल और एचडीएल दोनों को कम करते हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो ओमेगा 3 वाले, इन्होंने एलडीएल को कम करना है, एचडीएल को भी कम करना है और इन्होंने जो है वो याद रखना है कि इनका भी रोल जो है इंसिडेंट ऑन कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में होता है। ठीक है, उसके अलावा आपने याद रखना है कि साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन का ये रिंग है जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की सिलसिले मतलब कार्बन नंबर 3 पे OH लगा हुआ है। उसके अलावा 5 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड है। उसके अलावा 17 पे 7 कार्बन की चेन होती है, 8 कार्बन लगे होते हैं अटैच। ठीक है, और अर्गोस्टिरॉल का वो विटामिन D2 जिसको आप कहते हैं, 5 और 6 के दरमियान डबल बॉन्ड है, 7 और 8 के दरमियान डबल बॉन्ड है और 3 पर OH ग्रुप है। उसके अलावा ये जो आपके पास चेन बनी हुई नज़र आ रही है आपको, ये होता है। उसके अलावा मिथाइल ग्रुप्स अटैच होते हैं 10 कार्बन पे और 13 पे। होप्स तो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका लिपिड्स का टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक यू।